बिल्कुल समझ सकता हूं शोभना कि जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर आप ही नहीं पूरा देश चिंतित है और हर कोई उनकी सलामती के लिए दुआएं कर रहा है। हर ज्यादातर जो उनके सहयोगी, उनके पुराने सहयोगियों की आंखों में आंसू तक देखे जा रहे हैं कि किस तरह से चाहते हैं लोग अटल बिहारी वाजपेयी को। अब बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी ने अपने सारे कार्यक्रम कैंसिल कर दिए हैं। बीजेपी पार्टी और जितने भी नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता, उन सब ने अपने अपने कार्यक्रम कैंसिल कर दिए हैं और बीजेपी के जो ऑफिस के कर्मचारी हैं उन सबको अलर्ट कर दिया गया और जो भी कर्मचारी अगर कोई छुट्टी पर था उनको भी वापस बुला लिया। कल रात को इनको मैसेज दे दिया गया था कि उनको कभी भी वापस बुलाया जा सकता है और अब खबर आ रही है कि बीजेपी ने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से एम्स पहुंच सकते हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी एम्स में पहुंच सकते हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता एम्स में अभी मौजूद हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, ये तमाम बड़े नेता, लालकृष्ण आडवाणी तक वहां पर मौजूद हैं। यानी कि स्थिति किस ओर जा रही है वो संकेत मिलने शुरू हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी पूरा देश और केवल पक्ष ही नहीं, विपक्ष के नेता भी दुआ कर रहे हैं कि कुछ जो अनहोनी की संकेत मिल रहे हैं वो ना हो। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी एम्स में पहुंच सकते हैं। तमाम बड़े नेता बीजेपी के पहले से ही एम्स में पहुंच गए हैं। आडवाणी, राजनाथ, सुषमा स्वराज वहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, बड़ी स्थिति चिंताजनक लग रही है। निश्चित रूप से कोई भी अच्छा संकेत नहीं मिल रहा है, बल्कि कल रात से अगर स्थिति स्थिर थी तो भी ये उम्मीद थी कि वापसी हो सकती है और वापसी होती है। ऐसे अगर मरीज स्टेबल हो जाएं तो उससे रिकवरी का चांस रहता है। लेकिन अभी जो पिछले आधे घंटे एक घंटे में जो गतिविधियां हैं वहां की या उनके घर की, वो सब चिंता ही पैदा कर रही हैं। जो भी नेता गया अभी तक कोई निकला नहीं, जो निकले भी वो बाहर नहीं गए, सब अपना प्रोग्राम कैंसिल कर रहे हैं। घर के अंदर सिक्योरिटी बढ़ रही है, चारों ओर से घेरा लग रहा है। यहाँ भी जो पत्रकार बाहर थे उन सबको अंदर बुला लिया गया है। तो जो भी, या फिर जो बुलेटिन आने का टाइम बताया गया था वो भी, हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि बुलेटिन आए और कम से कम ये भी कहे कि स्टेबल है रात से और वो अपने आप में पॉजिटिव खबर होगी। अरविंद जी, तमाम लगातार हम देख रहे हैं कि जो उनकी पार्टी के नेता वो वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन पूरे देश भर से खबर आ रही है उन्हीं के पार्टी के नहीं, विपक्ष के नेता भी बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल एक तरह से देखा जाए कि युग के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी को हमेशा से देखा जाता है। उनकी व्यक्तित्व की एक कह सकते हैं कि एक जादू है कि केवल उनकी पार्टी पर नहीं, विपक्ष के नेता भी उनके लिए काफी चिंतित नजर आते हैं। उन्होंने बहुत पार्टी वाला काम उस तरह से किया नहीं, बड़े मजे से पॉलिटिक्स की, बड़े लगन से पॉलिटिक्स की, पूरा समय दे के पॉलिटिक्स की, घर परिवार छोड़ के पॉलिटिक्स की और जो सही लगा उस पर अड़े रहे। हम सब ने देखा है कि जो बीजेपी का बहुत बड़ा आंदोलन चला राम मंदिर को लेके, उस पर उनकी सहमति नहीं थी, तो ये हिम्मत उन्होंने दिखाई कि उस समय भी उससे अलग होकर रहे। और जिस दिन बाबरी मस्जिद गिरी उस दिन वो दिल्ली में थे और उसका पछतावा कर रहे थे। तो उस तरह के नेता थे, तो ये रेस्पेक्ट उनको रहा। और ये सिर्फ इस पॉइंट पे नहीं था, ये नेहरू जी ने ही शायद उनको लोकेट किया। बीजेपी और जनसंघ के लोगों ने तो लोकेट किया ही होगा उनकी प्रतिभा देख के, तभी संघ ने उनको परमिशन दी उधर जाने की। लेकिन पंडित नेहरू ने भी उनको देखा और उस समय से कब बोलना है, किस डेलीगेशन में भारत का प्रतिनिधित्व करना है, कहाँ आना जाना है, और उसी अंदाज में अटल जी ने भी सबसे संबंध रखा कि जहां से जो चीज मिले वहां से वो लो। और इसीलिए वो देश में जो एक, ठीक है अरविंद जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। अभी खबर आ रही है कि एम्स के बाहर से गाड़ियां हटाई जा रही हैं और जो सिक्योरिटी है वो और बढ़ा दी गई है। एम्स कैंपस में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और एम्स के बाहर जो गाड़ियां लगी हुई थी अब उनको हटाया जा रहा है। और खबर यह भी आ रही है कि अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स में पहुंच सकते हैं। तमाम नेता, जेपी नड्डा, जावड़ेकर, धर्मेंद्र प्रधान, लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अमित शाह एम्स में पहले से ही मौजूद हैं। और खबर आ रही है कि अब रोड से जो रेहड़ी पटरी वाले हैं वो हटा दिए गए हैं और जो वहां पर गाड़ियां लगी हुई हैं उनको भी हटाया जा रहा है। और सिक्योरिटी, जो एम्स कैंपस की सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है।
हमारे साथ अनुज जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। अनुज जी, अरविंद जी बता रहे थे कि किस तरह का व्यक्तित्व अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है, और केवल विपक्षी नहीं, अपने नेताओं के पर भी जब भी कभी अगर ऐसी कोई बात आती तो वो खुलकर बोलते थे। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज के दृश्य को देख करके यही कहा जा सकता है कि आप अपने जीवन में इस तरह के कार्य करें कि जब आप तकलीफ में हो तो समाज का हर वर्ग जो आपका विरोधी है वो भी आपके साथ खड़ा हुआ नजर आए। वाजपेयी जी भाजपा और जनसंघ के जमाने से देखें यदि तो इस पूरे आरएसएस के राजनीतिक विंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि दो ही जननायक इस संगठन ने अभी तक पैदा किए हैं, उसमें पहले वाजपेयी और दूसरे नरेंद्र मोदी अभी। आप ध्यान करेंगे कि जिन दिनों वाजपेयी जी बिस्तर पर थे और आडवाणी जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट जैसा बनाते हुए। ठीक है अनुज जी, मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर आ रही है कि उत्तराखंड सरकार ने भी सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। खबर यही है कि उत्तराखंड सरकार ने, बीजेपी की तरफ से भी यही खबर आई थी कि बीजेपी पार्टी और उसके नेताओं ने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। अब उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी मैसेज आ गया है कि उनके सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, यानी कि जो संकेत साफ हैं वो अनहोनी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनुज जी, जी हाँ, इसका अंदाज सभी को है, और वैसे भी बहुत समय से वो बिस्तर पर जिस स्थिति में थे, कभी भी वो सूचना आती ऐसा सब मानकर चलते थे जी। वो और उनके मित्र जॉर्ज फर्नांडिस, जसवंत सिंह, ये तीनों ही लगभग एक जैसी स्थिति में कई वर्षों तक रहे। अरविंद जी, एक और सवाल आता है, एक याद मुझे आती है कि जब इमरजेंसी के समय में जेल में थे अटल बिहारी वाजपेयी, तब बरुआ उसी दौरान जब आया था कि जो इंदिरा गांधी थी उनको अयोग्य घोषित किया था कोर्ट ने, तब डीके बरुआ ने खुद एक सुझाव दिया था कि इंदिरा गांधी के बड़े विश्वस्त माने जाते थे कि उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए और इंदिरा गांधी पार्टी की कमान संभालें। तब संजय गांधी ने शायद उनका विरोध किया था उस वक्त और कहा था कि अगर आप पीएम पद से इस्तीफा दे दोगे तो पार्टी किसी और के हाथ में चली जाएगी, सरकार तो जाएगी ही जाएगी। तब संजय गांधी की सलाह मानते हुए इंदिरा गांधी ने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन तब कहीं लगा कि उनकी सीट ना चली जाए, उनकी स्थिति डावाडोल ना हो जाए, तो बरुआ ने एक इंदिरा की इंडिया से तुलना की थी। तब वाजपेयी जी ने वो कविता लिखी थी कि भारत मां से तुलना करके अपमान किया भारत माता का। देखिए, अटल जी को बोलने में कभी बहुत हिचक उन्होंने नहीं दिखाया। चमचों का सरताज भी बोला था पार्टी प्रेसिडेंट को। जब मन में जो आया वो बोला, और हम पाते हैं कि इतने लंबे जीवन में कोई उनका बयान ऐसा अनर्गल नहीं हुआ, उल्टा नहीं हुआ। उनके बड़े होने की वजह ये नहीं है कि वो कोई एक ऐसा व्यक्ति है। उनके बड़े होने की वजह यही है कि एक बहुत साफ सुथरी अपनी पॉलिटिक्स करते हुए मुल्क की, समाज की जो जैसी जरूरत हुई उस समय उन्होंने वैसे फैसले। बिल्कुल, इमरजेंसी के समय में जेल में भी उन्होंने डर नहीं दिखाया और साफ साफ इंदिरा गांधी को चमचों का सरताज अपनी कविता के माध्यम से बोला था कि कांग्रेस प्रेसिडेंट चमचों का सरताज है और वो चमचे जिस तरह से भारत माता से उनकी तुलना कर रहे हैं वो अपमान है। अनुज जी, जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, वाजपेयी साहब शब्दों के खिलाड़ी बहुत बड़े थे, लिखने में भी, पत्रकार के रूप में, कवि के रूप में, और बोलने में भी। पूरे जनसंघ और भाजपा में मैं कहूंगा आज नरेंद्र मोदी साहब की तुलना में भी वाजपेयी के भाषणों में जादू होता है, वो शायद मोदी साहब के भाषणों में भी उतना नहीं हो पाया है। लोग उनको छोटे वाजपेयी कह देते हैं, अलग बात है, और लोग तमाम बड़ी संख्या में पहुंचते थे। बिल्कुल, और पत्रकारों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी, बीजेपी कवर करने वाले पत्रकार आमतौर पर कहते हुए मिलेंगे कि वाजपेयी जी का 1 घंटे का भाषण सुनते समय बड़ा आनंद आता है, लेकिन बाद में लिखे क्या ये समझ में नहीं आता। और आडवाणी जी का भाषण, यानी हर लाइन में आपको न्यूज मिल रही है, लेकिन सुनने में मजा कभी नहीं आता था। ये एक अंतर उन दोनों बड़े नेताओं के जो एक साथ लगभग 50-60 साल तक जिन्होंने राजनीति की, वाक कला थी एक तरह से दोनों की जो बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देते थे। बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देते थे। वाजपेयी साहब एकमात्र देश के ऐसे नेता हैं जिन्होंने 4 राज्यों का प्रतिनिधित्व लोकसभा के अंदर किया है। नई दिल्ली से वो 1977 में जीते, उसके अलावा उत्तर प्रदेश जहां से दो सीटों से वो, यानी लखनऊ से भी, और उसके पहले बलरामपुर सीट से जीते थे। उसके अलावा मध्य प्रदेश विदिशा सीट, और गांधीनगर जब एक बार आडवाणी जी को चुनाव नहीं लड़ना, जब उन्होंने कहा कि 1996 का जब चुनाव जब उन्होंने नहीं लड़ा तो उस समय वाजपेयी वहां से भी चुन करके आए। तो देश के एकमात्र नेता और भाजपा के एकमात्र नेता जिनको मुस्लिमों ने दिल खोलकर वोट दिया, इसलिए वाजपेयी की छवि देश के अंदर, देश की राजनीति में एक बहुत अलग किस्म की है। वाजपेयी सरकार के समय जब राहुल गांधी को भी अमेरिका में कहीं मदद की जरूरत पड़ी तो दिल खोलकर सरकार ने मदद किया था। वो दिन हमें याद है जिस दिन सोनिया गांधी जी अपनी बेटी के साथ वाजपेयी जी के घर मिलने गई हुई थी, वो वही क्षण था।
और इसी कारण और खबर ये भी है कि अब जो इंडिया गेट की तरफ के रास्ते हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं और उनके नजदीकी रिश्तेदारों को बुला लिया गया। हालांकि नजदीकी रिश्तेदार पहले से ही थे, लेकिन अगर कोई रह गया तो उनको भी वहां पर बुला लिया गया और बीजेपी ने अपने तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। अनुज, आप अपनी बात कर रहे थे। जी, तो यानी वाजपेयी जी ने केवल भाजपा के भीतर नहीं, हो सकता है भाजपा के भीतर उनके आलोचक अधिक रहे हों, लेकिन बाहर उनके आलोचक बहुत कम थे, क्योंकि किसी की मदद करने में वो दलीय राजनीति को आड़े नहीं आने देते थे और संवेदनाओं के साथ अविवाहित रहते हुए भी परिवार की जरूरतों को समझते थे और इसीलिए विभिन्न दलों के नेताओं को जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने दिल खोलकर मदद की। और अपने समय में जो एनडीए के सहयोगी थे आज भी वो उनकी तारीफ करते हैं। अरविंद जी, विपक्ष की बात हमने सुनी, लेकिन आज के कई एनडीए वालों का यह भी कहना था कि जो वाजपेयी जी के समय में सरकार थी वो इस समय नहीं चल रही है, उनको नहीं पूछा जा रहा है। निश्चित रूप से जिस तरह से उन्होंने गठबंधन सरकार चलाने का प्रयोग पहली बार सफल किया, वो आज गठबंधन सरकार चल रही है, या अटल जी के बाद कांग्रेस ने भी चलाई, यूपीए की 2 सरकारें चली है गठबंधन सरकार। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन जिस किस्म का हुआ, जैसे एनडीए के उस समय के कोऑर्डिनेटर जॉर्ज फर्नांडिस थे, मुझे लगता है जो ताकत और जो हैसियत उन्होंने एंजॉय की वो बाद में किसी एनडीए कोऑर्डिनेटर को नहीं मिली। तो वो इसलिए नहीं थी कि कोई अटल बिहारी ने उनको सारा ताकत दे दी थी, वो इसलिए हुआ कि फैसले लेने का एक तरीका उन्होंने जो डेवलप किया उसमें कोऑर्डिनेटर के पास ताकत आनी ही थी और हर बड़े फैसले पर सबकी राय ली गई। एक सम्मान एक वाजपेयी जी के प्रति सबका रहता था, इसीलिए सबको उन्होंने सम्मान दिया और फिर वापस सबका सम्मान उनको मिला। गठबंधन ऐसे ही चलता है। पिछली सरकार बड़ी खबर आ रही है, एम्स की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी हो गया और नाजुक है अटल बिहारी वाजपेयी की हालत, अभी भी काफी नाजुक बताई जा रही है और हालत कल रात जैसी है। कल रात जिस तरह का एम्स की तरफ से रिपोर्ट आई थी कि अटल जी की हालत काफी नाजुक है और रात से लेकर अभी तक किसी भी तरह का सुधार नहीं हुआ है। मेडिकल बुलेटिन जारी हो गया है। हमारे सहयोगी ब्रजेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। ब्रजेश जी, क्या बताया गया बुलेटिन में? अभी ये करीब थोड़ी देर पहले रिलीज हुआ है, इसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्थिति वैसी ही बनी हुई है जैसी पिछले रात के वक्त ही उनकी हालत नाजुक है और जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है। इस पर्टिकुलर प्रेस रिलीज को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे डालने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं है और जिस प्रकार की चिंता की लकीरें तमाम बीजेपी और नेताओं और कैबिनेट मंत्रियों के चेहरे पे देखी जा रही थी सुबह से, वो स्थिति या लगा वही स्थिति बनी हुई है और उनकी स्थिति में पिछले 24 घंटे में कोई सुधार नहीं है। और जो रात का बुलेटिन 10 बजे आया था और उसके बाद करीब 12 घंटे बाद जो बुलेटिन रिलीज हुआ है, 12 से 13 घंटे बाद, और वहां पर भी वो स्थिति बनी हुई है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत चिंताजनक है, वो उसकी स्थिति नाजुक है और वो लगातार लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर बने हुए हैं। ब्रजेश जी, क्या जो तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके भी पहुंचने की सूचना मिल रही है? ऐसा ही सुनने में आ रहा है। यहाँ हाई प्रोफाइल विजिट का तांता लगा हुआ है। सुबह वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आए थे, उनके बाद बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जितेंद्र सिंह, जेपी नड्डा, प्रकाश जावड़ेकर, ऐसे तमाम नेतागण और मंत्री सुबह से अटल बिहारी वाजपेयी को देखने आ चुके हैं। और जिस तरह से उनके हाव भाव है, हालांकि वो कुछ कह नहीं रहे, लेकिन जिस तरह से उनके हाव भाव है उससे ये चीज एकदम साफ है कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत चिंताजनक लगातार बनी हुई है। एम्स का ये जो लेटेस्ट बुलेटिन आया है ये भी इस बात की तस्दीक करता है। इसके अनुसार प्रधानमंत्री अटल बिहारी जैसी स्थिति कल रात बनी हुई थी, जो कि पिछले 24 घंटे पहले काफी बिगड़ गई थी, अब 36 घंटे बाद की स्थिति यथोचित बनी हुई है। उनकी स्थिति खराब है और उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखा गया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश पांडे आपका इस जानकारी के लिए। ब्रजेश पांडे ने बताया कि कल रात का जो बुलेटिन जारी हुआ था और अभी जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है वो एक जैसा ही है। उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो हालत कल रात से थी उसमें किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ है। मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन मेरे साथ एम्स से जुड़ गए हैं। रजत, अभी क्या स्थिति है एम्स की? बताया जा रहा है कि वहां तमाम जो गाड़ियां बाहर खड़ी थी, रेहड़ी पटरी वाले थे, उनको हटा दिया गया है। वाजपेयी जी को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया वहां पर देखने को मिल रही है?
देखिए, अगर पूरी बात करें तो लुटियंस जोन से सफदरजंग और सफदरजंग एयरपोर्ट के फ्लाईओवर से लेके एम्स तक का जो रास्ता है उसको एक तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आगे जितने रेडी पट्टी वाले थे उन सबको हटा दिया गया है। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं वो एम्स परिसर के अंदर है। पीछे आप देख सकते हैं जो मेन बिल्डिंग है एम्स की, वहीं से हम इस वक्त आपसे डायरेक्ट लाइव बातचीत कर रहे हैं यतीन। यानी कि मीडिया बाहर खड़ी हुई थी उसको ये परमिशन दी गई है, अंदर एक आर्क बनाया गया है, वहीं पर मीडिया की उपस्थिति जो है वो इस वक्त मौजूद है। यानी आप कह सकते हैं कि बाहर का जो रास्ता है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। साथ ही साथ आप बात करिए कि जो गाड़ियां हैं, वीवीआईपीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उनका लगातार तांता लगा हुआ है। और एक बार आपको कुछ तस्वीरें एम्स के अंदर की भी दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन कल रात से ही चौकस था यहां पर, और पीछे आप देख सकते हैं फोर्स और बढ़ा दी गई है, बैरिगेटिंग और बढ़ा दी गई है। जो अभी लेटेस्ट यतीन अगर बात करें जो मेडिकल बुलेटिन आया है उसमें भी उसी शब्द का प्रयोग है जिस शब्द को शायद देश इस वक्त सुनने की स्थिति में नहीं हो गई। जी हाँ, वेरी क्रिटिकल जो शब्द होता है मेडिकल बुलेटिन में वो इशारों में अपनी बात कहता है। लेकिन तब भी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, लगातार लोग जो यहाँ पे हैं, बाहर भी लोगों को जमावड़ा है। ठीक है रजत, हम आपके पास लौटेंगे। मेडिकल बुलेटिन जारी हो गया और मेडिकल बुलेटिन में साफ तौर पर कहा गया है कि अभी भी हालत काफी नाजुक बनी हुई है, किसी भी तरह का कोई सुधार वाजपेयी जी की हेल्थ में नहीं है। जो कल रात से उनकी जिस तरह की हेल्थ बनी हुई है, जो नाजुक स्थिति बनी हुई है, वो अभी भी बरकरार है। यानी कि साफ तौर पर संकेत किस दिशा में जा रहे हैं वो हम समझ सकते हैं। और इसको देखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो रिश्तेदार हैं, नजदीकी रिश्तेदार, उनको एम्स में बुला लिया गया है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, मोदी सरकार के तमाम बड़े मंत्री अब एम्स में पहुंच गए। और अब खबर यह भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ देर में वहां पर पहुंच सकते हैं। और रजत, रिश्तेदारों को बुला लिया गया और बड़े नेता भी वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के आने की क्या सूचना मिल रही है? बिल्कुल, देखिए कुछ ही समय में, हालांकि अब तक रूट नहीं लगा है, रूट डायवर्जन नहीं हुआ है जो कि प्रधानमंत्री की होना चाहिए था। मुझे लगता है कुछ और इंतजार किया जाएगा। इस मेडिकल बुलेटिन का इंतजार हो रहा था। कुछ दिन में प्रधानमंत्री मोदी भी यहां आ सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भी आने की बात है। 12:15 बजे का कार्यक्रम था लेकिन मुझे लगता है पोस्टपोन होगा। 11:30 से 11:45 के बीच में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी आएंगे। जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार एम्स में एडमिट हुए थे, आपको याद होगा, बिल्कुल, तो सबसे पहले जो पॉलिटिकल आदमी मिलने आए थे अटल बिहारी वाजपेयी से, वो राहुल गांधी थे। तो मुझे लगता है कुछ दिन में राहुल गांधी भी आएंगे। इंतजार सबको इस मेडिकल बुलेटिन का था, जो मेडिकल बुलेटिन अब से 10 मिनट पहले रिलीज हुआ है, जिसमें साफ लिखा हुआ है वेरी क्रिटिकल। यानी कि हालात ठीक नहीं है अटल बिहारी वाजपेयी के। देश भर में लोगों को दुआ का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है। यहाँ लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। जो आगे रोड से उसको चीज का जिस अंदेशे की तरफ सोच रहे थे वो अंदेशा लोगों में अभी भी है। लेकिन एक अभी भी लोगों में आस है कि डॉक्टर्स जो है वो अपना बेस्ट एफर्ट्स यहाँ पर कर रहे हैं। एम्स में अटल बिहारी वाजपेयी एडमिट है, अभी भी डॉक्टर्स ने होप नहीं छोड़ी है। सबसे बड़ी बात यह है, क्रिटिकल शब्द लिखा है लेकिन होप अभी डॉक्टर्स ने नहीं छोड़ी है। फिंगर्स क्रॉस्ड है। तो आप कह सकते हैं कि दुआओं का एक तरफ दौर चल रहा है, दूसरी तरफ जितने भी लोग करीबी हैं अटल बिहारी वाजपेयी के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो, विपक्ष से हो, उनका लगातार तांता लगा हुआ है एम्स पे। देश भर के बड़े नेता जिन्होंने कभी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया हो पहले या ना किया हो, वो सब दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं और दिल्ली एयरपोर्ट से डायरेक्ट एम्स की तरफ से आएंगे। तो आप कह सकते हैं देश की जो निगाहें हैं वो इस समय एम्स में है और एम्स के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी के लिए है। बिल्कुल, देश में निगाहें एम्स की तरफ है। रजत, आप वहां लगातार बने हुए हैं, क्या आपकी वहां किसी नेता से बातचीत हुई है? वहां जो लोग जो वाजपेयी जी के प्रशंसक हैं उनको देखने के लिए आए होंगे, उनसे किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया मिली है? क्या कहना उन लोगों का? देखिए, निराशा चेहरे पर साफ नजर आ रही है, चाहे वो नेता हो, चाहे सुरक्षा में खड़ा हुआ वो जवान हो जो कल रात से यहाँ खड़ा है, या फिर लोग जो बाहर उनके लिए दुआ के लिए यहाँ रुके हैं। चेहरे पर साफ निराशा झलक रही है। लेकिन सिर्फ ये है कि जब तक डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के ऊपर लोगों का भरोसा है, लोग मानते हैं। अगर हिंदुस्तान की आप बात करें तो लोग कहते हैं कि एक तरफ ऊपर भगवान को माना जाता है और धरती पे अगर भगवान किसी को माना जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर होता है। तो डॉक्टर्स के ऊपर लोगों की निगाहें हैं। लगातार डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मेडिकल बुलेटिन जारी हो रहे हैं, उसमें क्रिटिकल शब्द का प्रयोग किया गया है। रजत, जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अभी भी नाजुक स्थिति बनी हुई है और कल रात से अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है। देखिए, बिल्कुल यही जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है जिसमें साफ कहा गया है कि क्रिटिकल बनी हुई है, सुधार नहीं हुआ है। तो एज वाइज यतीन, अगर आप राजनीति से हटके, शायद जो घटनाक्रम है उससे हटके एक मेडिकल स्टूडेंट की तरह अगर आप कभी सोचेंगे तो यही होगा कि अगर 90+ एज के बाद क्रिटिकल स्थिति बनी रहती है, वेंटिलेटर्स पे रखा जाता है, बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती है, तो ये साफ इशारा यही होता है कि जो कंडीशन है वो क्रिटिकल होती जाएगी और दिन प्रतिदिन
ये इंप्रूव नहीं कर पाएगी। अगर कल से आज तक इंप्रूवमेंट हुआ होता मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए या फिर किसी डॉक्टर के लिए, तो डॉक्टर्स में एक होप होती कि हाँ बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही, बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। तो आप जो कह रहे हैं कि वेंटिलेटर पर रखा गया, वाजपेयी जी के शरीर को जो आप 90 की स्थिति बता रहे हैं, वही सेम कंडीशन यहां पर है, तो कितनी होप रखी जा सकती है? देखिए, अब इस वक्त ये कहना मुझे लगता है गलत भी होगा, और शायद मुझे लगता है दर्शक या फिर जो लोग चैनल देख रहे होंगे वो भी इस खबर को नहीं तुरंत सहजता से स्वीकार करेंगे कि हम लोग कहें। लेकिन हाँ, अगर आप साइंटिफिक उसमें जाएंगे और बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, 90 के ऊपर की एज है, लिवर में, किडनीज में, यूरिन में इन्फेक्शन है, तो ये आप कह सकते हैं कि ये एक लास्ट होप होती है डॉक्टर्स के लिए कि वो वेंटिलेटर पर रख के शरीर को रिस्पॉन्ड कराएं। मुझे लगता है कि जो एक लास्ट प्रयास हो सकता है डॉक्टर्स का एम्स के अंदर, वो चल रहा है उस नेता के लिए जिसको देश मानता था, उस नेता को लिए जिसको विश्व मानता था। और मुझे लगता है कि सिर्फ देश ही नहीं, विश्व के कई ऐसे नेता होंगे, विश्व में कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी से कभी ना कभी मुलाकात करी होगी। वो भी आज शायद हिंदुस्तान की मीडिया को देख रहा होगा, अपडेट लेना चाह रहा होगा कि आखिर अटल बिहारी वाजपेयी कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है, क्या वो एक बार फिर स्वस्थ हो सकते हैं या फिर कंडीशन इतनी डेट्यूरेट हो चुकी है कि अब उससे पीछे आना मुमकिन नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी परिस्थितियां हैं यतेंद्र जो यहाँ पर बनी हुई हैं। लगातार लोगों की निगाहें यहीं पे हैं। कल प्रधानमंत्री आए थे, लगभग 1 घंटे रहे थे। अभी भी उम्मीद यही जताई जा रही है कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री आएंगे, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल आएंगे, ममता बनर्जी आ रहे हैं, देश भर के नेता यहाँ आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि बहुत रजत, अब बीजेपी के तो तमाम बड़े नेताओं को हम देख रहे हैं कि अपोजिशन से भी कुछ नेता अभी तक पहुंचे हैं एम्स में। देखिए, अभी तक नहीं आए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के 11:30 बजे का टाइम है, लगभग 11:35 के बीच में आ जाएंगे। और अपोजिशन के जो लीडर्स से जो मेरी बात हुई थी, वो भी इस मेडिकल बुलेटिन का इंतजार कर रहे थे कि ये मेडिकल बुलेटिन आ जाए, उसके बाद यहां से निकला जाए। आज अपोजिशन की मीटिंग्स भी है तालकटोरा में, मुझे लगता है उस पर भी एक डिसीजन होगा। हो सकता है उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया जाए, हालांकि अभी औपचारिक फैसला नहीं लिया गया है। शरद यादव ने अपोजिशन की एक साझा विरासत करके एक कार्यक्रम तालकटोरा में रखा था, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि उसको भी आज कैंसिल कर दिया जाए। राहुल गांधी को वहां होना था। राहुल गांधी कुछ देर में एम्स पहुंचेंगे, हम आपको लाइव तस्वीरें यहीं से दिखाएंगे। बिल्कुल, हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन बता रहे हैं कि कांग्रेस की जो मीटिंग है वो भी कैंसिल हो सकती है। अभी से कुछ देर बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी एम्स में आ सकते हैं। पिछली बार भी जब अटल बिहारी वाजपेयी को एम्स में एडमिट किया गया था तो सबसे पहले देखने वालों में राहुल गांधी थे। उसके बाद बीजेपी नेताओं के ऊपर प्रेशर बना और एक के बाद एक नेता तब अटल बिहारी वाजपेयी को देखने पहुंचे थे। फिलहाल अभी जो स्थिति है, जो मेडिकल बुलेटिन आया है, वो काफी गंभीर संकेत बता रहा है, क्योंकि जो अटल जी की हालत थी वो कल रात जैसी है, क्रिटिकल हालत, काफी गंभीर हालत, काफी नाजुक हालत बनी हुई है, ये बुलेटिन में बताया गया है। रजत राकेश टंडन हमारे साथ बने हुए हैं। रजत, अगर मैं एम्स परिसर की बात करूं तो अभी किस तरह के हालात है, किस तरह वहां सुरक्षा व्यवस्थाओं को कड़ा किया गया है, क्या वो आप हमें दिखाएंगे? देखो, मैं अपने कैमरामैन शरद से कहूंगा, लेफ्ट से आपको तस्वीरें दिखाई। ये एग्जिट गेट है यतेंद्र, जहां हम लोग खड़े हुए हैं। आप भी कई बार एम्स आए हैं तो शायद आप बेहतर दर्शकों को भी बता पाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे ये एग्जिट गेट है। इस एग्जिट गेट के बाहर पहले मीडिया का जमावड़ा था, अब आप देख सकते हैं कि आपको लाइन से कैमरे दिखाई पड़ेंगे। रजत, अभी खबर आ रही है कि राजीव प्रताप रूड़ी, अनुराग ठाकुर भी वहां पर पहुंच गए हैं एम्स में, यानी कि तमाम बड़े नेताओं का एम्स में पहुंचने का सिलसिला जारी है। जिसको भी खबर मिल रही है अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, वो तमाम नेता एम्स में पहुंच रहे हैं। इससे पहले राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेता एम्स में पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान भी एम्स में अभी इस वक्त मौजूद हैं और रविशंकर प्रसाद जावड़ेकर भी कुछ देर पहले वहां पर पहुंच गए थे। विजय गोयल, रामलाल और मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद हैं। अब बड़ी खबर आ रही है बिहार से कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली आ रहे हैं। दोपहर 2:30 बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे नीतीश कुमार। ममता बनर्जी के बारे में भी खबर आ रही है, जो हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन बता रहे थे कि ममता बनर्जी भी दिल्ली आ रही है। यानी कि केवल बीजेपी ही नहीं, जो अपोजिशन के नेता हैं या सहयोगी दलों के नेता हैं, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी की जैसे ही उन्हें खबर मिल रही है वो भी उन्हें देखने आ रहे हैं। रजत राकेश टंडन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजत, आप बता रहे थे कि ममता बनर्जी आ रही हैं और अब खबर यह भी आ रही है कि नीतीश कुमार भी वहां पर पहुंच रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर वाजपेयी जी का किस तरह का व्यक्तित्व था वो इस बात से समझा जा सकता है कि केवल उनकी पार्टी के नहीं, सहयोगी दल नहीं, अपोजिशन के नेता भी उनके लिए काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं पहले अपडेट दे दूं, लालकृष्ण आडवाणी काफी देर से एम्स के अंदर थे, फिलहाल वो यहां से रवाना हो चुके हैं। रही बात आप कह रहे थे रजत, मैं आपको रोकूंगा। अभी अमित शाह की तस्वीरें वहां से दिखाई दे रही हैं कि अमित शाह एम्स के कैंपस में दिखाई दे रहे हैं।
संगठन महामंत्री रामलाल, जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, मनोज तिवारी जो बीजेपी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एम्स के अंदर मौजूद है और उनके चेहरे बयां कर रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी उसमें दिखाई दे रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर चेहरे को अगर पढ़ें तो मायूसी नजर आ रही है। हर कोई पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हेल्थ को लेकर चिंतित है। कहीं भी चेहरे को देखा जाए तो स्थिति क्या है, संकेत किस तरह से मिल रहे हैं, वो समझ में आ रहे हैं। बिल्कुल हमारे साथ अनुज जी और अरविंद मोहन जी बने हुए हैं लगातार। अनुज जी, सामने चेहरे आप भी देख पा रहे हैं कि टीवी स्क्रीन पर किस तरह से बयां कर रहे हैं हालत को। यह सभी चिंतित हैं और चूंकि कई दिन हो गए अस्पताल में उनको और लगातार 2 बुलेटिन काफी क्रिटिकल पोजीशन दिखा रहे हैं। जिस नेता की उंगली पकड़कर ये सभी सांसद, मंत्री और बड़े पदों तक पहुंचे, उनकी इस स्थिति में उनका चिंतित होना बहुत वाजिब भी है। और ममता बनर्जी और नीतीश कुमार, ये दोनों तो वाजपेयी कैबिनेट में मंत्री भी होते थे, रेल मंत्री के रूप में इन दोनों ने काम किया है। इसलिए उनका भाजपा से संबंध न होते हुए भी आना लाजिमी है। वाजपेयी साहब की सरकार जो थी वो अल्पमत, माने भाजपा को खुद स्पष्ट बहुमत नहीं था। 182 जो मैक्सिमम सीटें वाजपेयी के समय बीजेपी जीत पाई थी, इसलिए ऊपर के 100 सीटों के लिए उन्हें अपने सहयोगियों के सहारे चलना पड़ता था। इस कारण भी, और वाजपेयी का अपना व्यक्तित्व भी था, उनका काम करने का तरीका भी था कि खुले दिल से सबको स्थान देते थे। इस कारण से उस सरकार और वर्तमान सरकार के बीच में लोग जब तुलना करते हैं तो ये क्रिटिकल बात भूल जाते हैं कि ये सरकार बीजेपी की अपनी स्पष्ट बहुमत वाली सरकार है। यानी वाजपेयी जी को मिले वोटों से 100 सीटें अधिक जीती हुई सरकार है। इसलिए दोनों के कामकाज के तरीके में अंतर होगा। लेकिन इसके बावजूद भी उन नेताओं ने जिन्होंने वाजपेयी के साथ काम किया है, वो उनकी दरियादिली के कायल अभी तक भी रहे हैं। देखिए, वाजपेयी साहब 2004 के लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद से ही कुछ बीमारी की स्थिति में आ गए थे, लेकिन 2008 में जब न्यूक्लियर डील के कारण लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई तो उस दौरान बीमारी हालत में स्ट्रेचर पर वाजपेयी, व्हील चेयर पर वाजपेयी जी को लाया गया था वोट डालने के लिए। उसके बाद वो बाहर के कार्यक्रमों में बहुत कम दिखे हैं। जी बिल्कुल, बहुत कम दिखाई दिखे हैं। अरविंद जी, हमारी बात हो रही थी कि किस तरह से अपोजिशन में भी उनका जादू चलता था और अब ममता बनर्जी भी आ रही हैं, अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं, तमाम अपोजिशन के नेताओं का भी आना शुरू हो गया है। देखिए, आना बहुत स्वाभाविक है। जिन लोगों ने साथ काम किया या जिनको भी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में उनके महत्व का अंदाजा है कि अटल बिहारी होने का क्या मतलब है और क्या उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, उनका आना बहुत लाजमी है। और वो आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है ये उन्हीं के हक में जाएगा। ये अटल जी पे आके अब वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये उनकी अपनी पर्सनालिटी का ही जाएगा कि अच्छा उन्होंने ये समझा तो आना उचित समझा और आके उन्होंने, तो ये उनके अपने हक में है। मुझे लग रहा है मुल्क के भी हक में है, पॉलिटिक्स के भी, लोकतंत्र के भी, जिस किस्म की कट्टरता पॉलिटिक्स में बढ़ती जा रही है। चलिए, मैं अरविंद जी आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को लगातार खबर दी जा रही है। अटल जी की सेहत को लेकर पल पल की खबरें वहां तक जा रही हैं, यानी कि खुद प्रधानमंत्री वॉच कर रहे हैं कि वाजपेयी जी की तबीयत कैसी है, वो पल पल की जानकारी ले रहे हैं। जो खबर पीएमओ से आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार काम में बिजी हैं, लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी की सेहत पर लगातार नजर रख रहे हैं। पल पल की खबरें वो एम्स प्रशासन से लगातार ले रहे हैं। रजत राकेश टंडन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजत, नीतीश कुमार आ रहे हैं, ममता बनर्जी की खबर है और खबर आ रही है कि अब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। और किस किस नेता के आने की सूचना मिली है? देखिए, अभी सूचना नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, चाहे वो मायावती हो, मुलायम सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो, लेफ्ट के लीडर्स हो, ये सभी लोग यहां पर आएंगे। सीताराम येचुरी हो, चाहे डी राजा हो, चाहे डीएमके की लीडरशिप हो, ये सारे लीडर्स यतेंद्र शाम तक आपको दिल्ली के अंदर मिलेंगे। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीति में हो सकता है किसी न किसी ने विरोध किया हो, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में जो उनकी शैली रही है, हर व्यक्ति उनका कायल रहा है। अभी तक बात यही है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यहां आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी अभी नहीं आ रहे हैं तो कुछ ही देर में हो सकता है कि यूपीए चेयरपर्सन और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों एक साथ एम्स की ओर आ सकते हैं।
राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी आ सकते हैं, इस तरह की खबर आप बता रहे हैं, लेकिन कुछ धर्मगुरु भी वहां पर देखने को मिल रहे हैं क्या? कौन कौन से धर्मगुरु वहां पर आए, इनकी कोई जानकारी मिल पाई अभी तक? ये दिन फिलहाल यहां से कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि पीछे की अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये जितनी गाड़ियां आपको दिख रही हैं ये सब कैबिनेट मिनिस्टर्स, एमओएस की, एमपीज की हैं जो कि अंदर जा सकती हैं। बाकी कोई गाड़ियां अंदर जाना फिलहाल उनको अलाउड नहीं किया है सुरक्षा कारणों से। जितने भी लोग हैं वो आप देख सकते हैं कि बाहर की ओर जा रहे हैं। महेश शर्मा यहाँ पर थे, जितने भी लीडर्स, लेकिन अभी कुछ लीडर बाहर की तरफ निकले हैं, लालकृष्ण और अमित शाह बाहर निकले हैं शायद रजत। बिल्कुल निकल चुके हैं, लगभग मुझे लगता है 3-4 मिनट हो गया जिस वक्त हम पिछली बार बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान लालकृष्ण आडवाणी और अमित शाह यहां से बाहर निकल चुके थे। तो आप कह सकते हैं लगातार तांता यहां पर लगा हुआ है, लेकिन सिर्फ यही है कि एक होप है लोगों में, एक अंदर से कामना है कि अटल बिहारी वाजपेयी स्वस्थ हो जाए, लेकिन मेडिकल बुलेटिन जो है वो यही कह रहा है कि अभी भी हालात क्रिटिकल बने हुए हैं। ठीक है रजत, हम आपके पास लौटेंगे, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। और हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह हमारे साथ बने हुए हैं वाजपेयी जी के घर से। राकेश जी, अगर वहां की हालत की बात करें तो किस तरह की सिचुएशन वहां पर है, किस तरह के सिक्योरिटी प्रबंध वहां पर किए गए हैं? देखिए, यहाँ पर काफी हलचल बढ़ गई है। 6A कृष्ण मेनन मार्ग, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों तरफ, आप जैसा कि आते रहे हैं यहाँ पर दोनों तरफ बैरिकेडिंग किया गया है। आगे गेट, अगला गेट जो है वहां पर पूरी तौर पर 2 स्तरीय बैरिकेडिंग किया गया है। एसपीजी के, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एसपीजी के जवान यहाँ पर, और इनकी संख्या पर बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाई गई है। और अब से कुछ देर पहले बीजेपी केंद्र सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर पहुंचे थे, और साथ ही साथ भूपेंद्र यादव यहाँ पर उन्होंने रिव्यू किया है। अभी दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी जो है 6A कृष्ण मेनन मार्ग में अंदर पर मौजूद हैं, और वहां पर सुरक्षा रिव्यू किया जा रहा है कि आखिरकार किस तरह की व्यवस्था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश कुमार सिंह, हमारे साथ आप बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। राकेश कुमार सिंह जो हमारे सीनियर एडिटर है वो बता रहे थे कि अंदर का जो वाजपेयी जी का घर है वहां पर लगातार सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लगातार प्रबंध किए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजत, अगर मैं एम्स परिसर की बात करूं तो वहां क्या आपके साथ कुछ लोग हैं जो हमारे साथ है जो अंदर गए थे? क्या आप लोग विभिन्न धर्मों से हैं जो कि यहाँ आए थे, क्या अंदर जाने की इजाजत आपको थी? हाँ जी, देखिए कि हम धर्मगुरु दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, सर्वधर्म प्रार्थना के लिए, और ये समय दुआ, वाजपेयी जिन्होंने हमारा भारत देश शक्तिशाली है ये संदेश पोखरण से सारी दुनिया को दिया था, आज उन्हें दुआ की जरूरत है। दवाई जब काम करना बंद कर दे, दुआ काम करती है। तो हम सभी दुआ के लिए, सर्वधर्म प्रार्थना के लिए, मैं जैन धर्म की ओर से नमस्कार महामंत्र, मंगल पाठ हमारे गोस्वामी सुशील जी महाराज, गायत्री मंत्र हमारे विवेक मुनि जी, शांति पाठ, तो हम सभी, मैं तो देशवासियों को हम अपील कर रहे हैं कि आप भी सभी दुआ करें, प्रार्थना करें। बने रहे हैं, हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी उपस्थिति मात्र से हम सबको हौसला मिलता है, अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। वो हमारे बीच बने रहें, बस यही प्रार्थना हम परम पिता परमात्मा से करते हैं। सर, आप अक्सर अटल जी की कविताएं में आपके भाषण में आती हैं, मतलब कोई ऐसी जो कविता जो आप अटल जी की आपको याद? हमेशा इनकी 4 पंक्तियों को हम याद करते रहे हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। कल मैंने स्वतंत्रता दिवस के अपने उद्बोधन में भी अंत में उनकी कविता का उल्लेख किया था। वो जब बोलते थे तो ऐसा लगता था कि कविता ही झर रही है। सर, अटल जी का जो कंट्रीब्यूशन
हिंदुस्तान की राजनीति में जितना बड़ा उन्होंने किया, क्या दूसरा कोई नेता उनके स्तर तक कोई पहुंच पाएगा इस तरह का? अटल जी है, वैसा और कोई नहीं हो सकता। सर, अटल जी का आपको विशेष स्नेह मिला है कि जो विदिशा सीट जब उन्होंने छोड़ी थी तो आप उस जगह से चुनाव लड़े, तो आपने प्रचार किया था उनके लिए। अटल जी के लिए प्रचार करना अपने आप में सौभाग्य था, और जब वो यहां से लड़े थे तब मैं युवा मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष हुआ करता था। उनके प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी थी। उस समय और उनके निकट आने का अवसर मिला था। स्वभाव से फक्कड़ और बातचीत में हमेशा उत्साह और प्रसन्नता से भरे रहने वाले हमारे अटल जी विदिशा से जीते थे, और बाद में सीट खाली करने के बाद पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाया था। चुनाव लोकसभा का जीतने के बाद जब मैं उनसे मिलता था तो वो हमेशा मुझे विदिशा पति कह के संबोधित करते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अटल जी की कविता को याद कर रहे थे। कविता भी उन्होंने बताई और कल भी बता रहे थे कि 15 अगस्त को भी उन्होंने उनकी कविता दोहराई थी, और ये भी बताया कि जब विदिशा सीट वाजपेयी जी ने छोड़ी तो उसके बाद उस सीट से खुद शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़े और जीत कर आए। हमारे सहयोगी अनुज जी भी हमारे साथ बने हुए। अनुज जी भी आप यही बता रहे थे कि विदिशा सीट जब वाजपेयी जी ने छोड़ी तब शिवराज वहां से चुनकर आए थे। जी हाँ, उन दिन 1991 में ही मैंने दिल्ली में आके पत्रकारिता प्रारंभ की थी, और शिवराज जी से भी उन्हीं दिनों मिलने का अवसर मिला जब वो उपचुनाव जीत करके आए थे। तो जैसे ही उन्होंने टिप्पणी अपनी शुरू की, उनको देखते ही मुझे वो बात याद आ गई कि उनके बाई इलेक्शन से ही इनकी राजनीति आगे बढ़ी और उसके बाद लगातार वहां से वो चुनाव जीतते रहे। और शिवराज बता भी रहे थे कि जब भी वाजपेयी जी उन्हें मिलते थे तो विदिशा पति कहकर वो उनको बुलाते थे। शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली आ रहे हैं, बड़े भावुक और चेहरे पर मायूसी नजर आ रही थी। अभी बात कर रहे थे पत्रकारों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो साफ तौर पर चेहरा बयां कर रहा था कि कितने दुखी हैं, क्योंकि आगे जिस तरह से उनका राजनीतिक कद आगे बढ़ा तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का बड़ा योगदान है, ये कहीं छिपा हुआ नहीं है। और केवल शिवराज चौहान नहीं, शिवराज सिंह चौहान नहीं, जितने भी बीजेपी के आज जो नेता दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं देन अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। और शायद यही कारण है कि पार्टी के तमाम नेताओं के चेहरों पर वो मायूसी, वो कह सकते हैं वो उदासी देखी जा सकती है। उनको टिकट देने में वाजपेयी जी की उतनी भूमिका भले ही न रही हो, लेकिन जितवाने में वाजपेयी फैक्टर हमेशा वर्क करता था, क्योंकि 1996 के लोकसभा चुनाव से लोग ये मानने लगे कि भाजपा से 2% वोट अधिक वाजपेयी के नाम पर मिलते हैं। इसलिए उनसे वैचारिक मतभेद होते हुए भी, रणनीतिक मतभेद होते हुए भी भाजपा और पीछे से चलाने वालों ने उनको हमेशा आगे रखा। बिल्कुल, हमेशा आगे रखा। अभी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, हम आपको वो दिखाते हैं। मैं तो स्वयं पूज्य पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जल्द से जल्द स्वस्थ हों, भगवान से निरंतर यही प्रार्थना कर रहा हूं। तो मैं ही नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता ही नहीं, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, चाहे राजनीति में हो चाहे समाज सेवा में हो, चाहे वह पत्रकारिता जगत में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आज हर व्यक्ति भगवान से ही प्रार्थना कर रहा है कि भगवान हमारे अटल जी को जितनी जल्दी हो स्वस्थ करने की कृपा करें। क्योंकि कल से जिस प्रकार की खबर आ रही है, उनको चाहने वालों की जो इस देश के अंदर संख्या है उसे गिना भी नहीं जा सकता है। मैं तो यह कह सकता हूं कि शायद भारत के सर्वप्रिय नेता इतने लंबे समय से सक्रिय राजनीति में न होते हुए भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उनके दर्शन करना, उनको प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद लेना। मैं भी प्रदेश अध्यक्ष के नाते उनका आशीर्वाद लेने के लिए गया था, उन्होंने आशीर्वाद दिया था और हमको एक बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश के अंदर मिली थी। और कल से उनकी अस्वस्थता की जानकारी मिलने के बाद दुखी भी हूं और भगवान से प्रार्थना भी कर रहा हूं कि उनको स्वस्थ करें, जल्दी स्वस्थ करें और अटल जी को दीर्घायु करें। अटल जी का नाम एक ऐसा नाम है
जो शायद मैं कह सकता हूं कि भाजपा के लिए तो भाजपा का पर्याय ही अटल जी बन गए थे, लेकिन दूसरे जब विरोधी भी किसी भी दल के हों जो अटल जी के लिए श्रद्धा का भाव रखते हैं, मैं उन सब का भी यह जो भाव आज मैं लगातार चैनलों के माध्यम से देख रहा हूं। स्वाभाविक तौर से जो कहा जाता है वो कहा ही नहीं जा रहा था, उसे सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं और सबकी प्रार्थना मुझे आशा है कि काम करेगी, भगवान कृपा करेंगे और अटल जी स्वस्थ होंगे, ऐसी आशा करते हैं। उन्होंने अंतिम सभा करी हुई है, क्योंकि उसके बाद सभा करते मैंने नहीं देखा उनको, और मुझे खड़ा कर दिया कि बोलो बोलो। लोग कहें कि कम समय है अटल जी के पास। लेकिन अटल जी पूरी तरह सभा में वो हार बहुत तेज और बोलने लगे कपूरथला के सभा में, और उन्होंने कहा कि सांसद जीत के गए थे, अटल जी का एक शब्द पूरी चर्चा का विषय बन जाता था। उन्होंने अपने आप से बोला, मैं अपने आप को इसमें देखता हूं, पहला शब्द। और दूसरा शब्द उन्होंने कहा कि आप लोगों ने लगा तो हमारा नेता कैसा हो, अटल बिहारी जैसा हो। तो लोगों ने कहा हाँ अटल जी, मैं ऐसे ही नेता चाहता हूं। तो बोले कि मान लो ये जो कुर्ता है मैंने पहन रखा और मैं पैजामा ना पहनूं तो लोगों ने कहा अटल जी अच्छा नहीं लगेगा। तो बोले कुर्ता यानी संसद सदस्य तो आपने मुझे बना दिया ऊपर का, पैजामा नगर निगम का मेयर मुझे ये चाहिए। और लोग यही कह के जहां जाता था लोग कहते थे कि जाइए, आपको क्या मतलब है। भी उनके दिखाई दे रहे कि किस तरह से चिंताजनक सारे बीजेपी नेताओं के चेहरे हो गए हैं, आंसू तक उनके निकल रहे हैं। हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन हमारे साथ इनसे लगातार बने हुए हैं। रजत, अभी क्या अपडेट है वहां की? जी अपडेट यही है कि अभी कुछ देर पहले आपने देखा कि धर्मगुरु हमारे साथ थे, वो साफ यही कह रहे थे कि जब दवा का रोल खत्म हो जाता है यतेंद्र, तो दुआ का रोल शुरू हो जाता है, और दुआओं का जो रोल है वो शायद अटल बिहारी वाजपेयी के लिए शुरू हो गया है। तो माना जाए कि क्या एम्स ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो लोग अंदर मिलके आ रहे हैं वो साफ कह रहे हैं कि अब दवा नहीं दुआ की जरूरत है। तो आप समझ सकते हैं कि इशारा किस तरफ आपको ले जाना चाहता है। ये खबर शायद कोई नहीं देखना चाहेगा, ये खबर शायद उनके चाहने वाले धर्मगुरुओं ने साफ कर दिया कि अब डॉक्टरों से उम्मीद हटकर दुआओं की तरफ चलेगी। हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश जी, अगर बात करूं उनके घर की, तो आप बता रहे थे कि तमाम तरह की तैयारियां वहां पर शुरू हो गई हैं, हलचलें काफी तेज हो रही हैं। क्या जो उनके प्रशंसक हैं, जो उनके फैन फॉलोइंग काफी जबरदस्त मानी जाती है वाजपेयी जी की, उनको लेकर क्या अपडेट है वहां पर? देखिए, बीजेपी के कदावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी का ये रेसिडेंस है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं अभी भी 6A कृष्ण मेनन मार्ग के अंदर मौजूद हैं, और बीजेपी के नेता यहाँ पर आना शुरू हुए हैं। केंद्रीय मंत्री जहाँ धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुंचे थे, और लगातार जो है यहाँ पर बीजेपी के नेताओं का आना जो है यहाँ पर शुरू हो गया है। साथ ही साथ सभी लोग जो उनके आसपास रहने वाले, जो उनके आवास के आसपास रहने वाले लोग लगातार हम लोगों से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि आखिरकार क्या स्थिति है। जिस तरह से मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है उसमें क्रिटिकल स्थिति बताई गई है, लेकिन क्या अब क्या होगा, तो कहीं न कहीं लगातार यहाँ पर सुरक्षा पूरी तौर पर मजबूत किया गया है, पूरी तौर पर मजबूत है। यानी कि अब नेताओं का जो बीजेपी पार्टी के नेता हैं वो भी अब घर पर पहुंचना शुरू हो गए, क्योंकि अभी तक तमाम बड़े नेता एम्स में ही उनको देखने जा रहे थे, लेकिन अब घर पर पहुंचना भी, जहां पर वाजपेयी जी रहते हैं वहां पर पहुंचना शुरू हो गया। हमारे वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी लगातार बने हुए हैं। अरविंद जी, बात वाजपेयी जी की हेल्थ को लेकर हुई, तो वाजपेयी जी का एक घटना मुझे याद आती है कि जब वो किडनी का इलाज कराने के लिए अमेरिका गए थे, तो उन्होंने धर्मवीर भारती जी को एक लेटर लिखा था, और एक कविता उसमें लिखी थी कि ठन गई मौत से ठन गई। तो बड़ा जीवंत व्यक्तित्व रहा कि जब इलाज कराने गए तभी उन्होंने उस कविता को लिखा, और एक तरह से मौत को चुनौती दी थी उन्होंने। उसी तरह का जीवन नहीं
बहुत तरह का इंटरेस्ट था उनका, और कविता सिर्फ इसलिए नहीं लिखा कि कभी मन में एक भाव आया जी। लगातार कविता लिखी और सारे साहित्यकारों से और कला जगत के लोगों से डायरेक्ट उनका रिश्ता था, और ये रिश्ता मैं मानूंगा कि पॉलिटिशियन को काफी सारी चीजें देता है। ये उसके सोच को, उसके व्यवहार को काफी बदलता है। मैंने खुद देखा है, अगेक और रघुवीर सहाय के अंतिम संस्कार के समय अटल जी लगभग पूरे समय खड़े रहे स्मशान पे जी। और फिर उसके बाद जो बातें हुई, जो पत्रकारों ने उनसे बात की, उस पर लंबी चर्चा, दूरदर्शन के कैमरा के सामने उन्होंने इंटरव्यू दिया, और वो संभवतः अकेले नेता थे वहां जो इस अवसर पे भी गए और उसके लिए वक्त निकाला और वहां खड़े रहे। तो ये लगाव उनको, मैं मानता हूं कि उनके स्वभाव का हिस्सा था, और इससे उनके साफ समझ और व्यवहार में बहुत फर्क आया। बिल्कुल, अनुज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, आप एक घटना आप भी बता रहे थे कि आपके साथ जुड़ी हुई है, आपकी बुक का विमोचन जब वो प्रधानमंत्री थे वाजपेयी जी, तब उन्होंने किया था। 2004 में लोकसभा चुनाव होने से तुरंत पहले भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हैदराबाद में हुई, और मुझे वहां के राजभवन में, जहां वाजपेयी साहब रुके हुए थे, समय दिया गया था, क्योंकि मेरी एक पुस्तक जिसकी प्रस्तावना लोकसभा चुनावों के ऊपर थी, प्रमोद महाजन जी ने लिखी थी, और वो वहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उसको बांटना चाहते सभी मेंबरों को। तो उसके तुरंत पहले वो विमोचन का कार्यक्रम रखा गया था, और वाजपेयी साहब ने जो किताब मुझे वापस दी उस पर शुभकामनाओं सहित जब लिख रहे थे वो हिलते हुए हाथों से, तो शुभकामनाओं सहित उन्होंने लिखा, और मैंने वो गलती उनको बताने की बजाय किताब को संभाल के अपने पास रख लिया, क्योंकि ऐसी गलतियां बहुत कम उन्होंने की होंगी, और मैं अपने पास सहेज कर रखूंगा हमेशा उसे। देखिए, बिल्कुल आप सहेज कर उसको रखिए भी, रखने लायक भी है, क्योंकि किस तरह की कंडीशन उस समय रही 2004 में, वो आप बता रहे हैं कि हाथ भी कब कपाने लगे थे, यानी कि तब से उनकी लगातार जो तबीयत थी वो लगातार बिगड़ती जा रही थी। मैं जी, लोकसभा के अंदर भी उन्होंने, मैंने लोगों ने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों का नाम भूलते हुए उन्हें देखा था, इसलिए कुछ कमियां तो स्वास्थ्य में उसी समय से होनी शुरू हो गई थी जी। अरविंद जी, जो मैं घटना बता रहा था अमेरिका वाली, जो इलाज के लिए गए, तो उसमें भी एक दिलचस्प कहानी है कि जब उनको ये समस्या आई तो डॉक्टरों ने कहा कि तुरंत सर्जरी करानी है, और सर्जरी के लिए उन्हें अमेरिका जाना पड़ेगा। पैसे नहीं थे या आर्थिक दिक्कतें थी, कुछ भी रहा होगा, लेकिन तब तत्कालीन राजीव गांधी ने उनकी एक हेल्प की थी, जो डेलीगेशन यूएस जा रहा था, उसमें उनका नाम शामिल किया कि जिससे वो जाएं और उनका इलाज हो सके। एक सामान्य सा चेहरा है, और सब ये मान के चलते थे कि पॉलिटिक्स में जो आया है जी, उसके पास कहाँ पैसे होंगे, कहाँ घर होगा जी। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम ही अभी हमारे पॉलिटिशियन हैं, और आज सबसे बड़े लोगों में एक हैं जी। कहीं मकान बना हो और कहीं उनका प्लॉट हो, इस तरह की कोई जानकारी ये हम तो नहीं जानते। उनके नाम से और लोगों ने कर लिया होगा, घर नहीं, बाहर नहीं, परिवार नहीं, इस तरह का एक मैसेज उन्होंने। और इन दिनों फॉरेन करेंसी की मैं आप लोगों के पास आऊंगा। पटना से हमारे साथ सीपी ठाकुर, जो पुराने सहयोगी रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के, उनकी सरकार में हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीपी ठाकुर जी, बड़ी चिंताजनक स्थिति है जो दूसरा मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है वाजपेयी जी का। जी जी, दुख है कि उनकी बीमारी अभी चिंताजनक हालत में है जी। हम लोग यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो अच्छे हो जाएं, ठीक हो जाएं जी। तो आपके पास कुछ ऐसी मेमोरीज जो आप काफी लंबे समय तक आपने उनके साथ काम किया, आप उनके मंत्रिमंडल में रहे हैं, कोई उनकी डांट फटकार या कुछ उन्होंने आपको कुछ कभी निर्देश दिए हो कि किस तरह से राजनीति करनी चाहिए? जी जी, वो तो बराबर बताते रहते थे जी, और बहुत ही उनके साथ घूमने में मजा आता था जी। एक तो तुरंत कहते थे कि ये सब खाओ जी, ये सब चीज रखा हुआ है, इसमें से खाओ तुम। तो हम कहे कि सर इतना तो हम बहुत कम खाने वाले आदमी हैं, खाने पिलाने के तो ना कुछ कुछ खाओ इसमें से जी। तो खाते थे। तो कैबिनेट की मीटिंग होती थी, उस वक्त उनका किस तरह का रवैया रहता था आप लोगों के प्रति? देखिए, कैबिनेट की मीटिंग में जो जिसका विषय रहता था वो तो तैयार होके जाता था, और उस पर कोई आदमी थोड़ा बहुत टीका टिप्पणी किया, उसके बाद वो पास हो गया कैबिनेट में जी। कोई ऐसी घटना है जो आपको याद आ रही हो उनके साथ?
घटना तो पहली बार हम उनको जो देखे उस वक्त मैं पॉलिटिक्स में नहीं था, डॉक्टर थे जी, और श्री गंगा बाबू थे, अभी गवर्नर हो गए हैं वो जी जी, तो उनके घर पर वो आए जी, हमको बुलाया गया कि डॉक्टर साहब इनको देखिए, चेस्ट पेन है, कुछ गड़बड़ तो नहीं। हम सब लोग सब ईसीजी वगैरह लेके गए थे जी, सब कुछ करके मुजफ्फरपुर जाना था उनको, तो मैंने कहा कि आज ठीक हो जाएगा, कुछ ऐसी बात नहीं है, अपना कल इनको नहीं जाना होगा तो कल चले जाएंगे दिल्ली जी। और तो पहली बार उनको नजदीक से उसके बाद जब पॉलिटिक्स में आए तो एक मीटिंग उनका कराते थे गांधी मैदान में जी, एक मीटिंग सफिशिएंट होता था और उसके बाद कुछ ज्यादा मीटिंग की हमको जरूरत नहीं पड़ती। माहौल पूरा बना देते थे वाजपेयी जी एक मीटिंग से। तो महान व्यक्ति हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठाकुर जी, आप तो खुद हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं और जो बुलेटिन जारी हुआ है, दूसरा बुलेटिन, काफी क्रिटिकल सिचुएशन उनकी बताई गई है, क्योंकि मेडिकल बुलेटिन की जो भाषा होती है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। जी सर, ठीक है, आपके पास लौटेंगे सीपी ठाकुर जी। हम लोग ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि बोलिए बोलिए जी, कहते हैं कि वो अच्छे हो जाए जी, यही प्रार्थना करते हैं। एम्स के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार नेताओं का, मंत्रियों का पहुंचना जारी है। ये एम्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं आपके सामने कि किस तरह से लगातार वाजपेयी जी को देखने फारूक अब्दुल्ला ये पहुंच रहे हैं उनको देखने के लिए, क्योंकि केवल बीजेपी पार्टी के नेता नहीं, जिस तरह से तमाम खबरें आ रही हैं, उनके सहयोगी दलों के नेता और खासकर अपोजिशन के नेता, लीडर्स भी वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला पहुंच गए हैं एम्स में, आप तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। बिल्कुल, फारूक अब्दुल्ला पहुंच गए हैं वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी को देखने, क्योंकि जिस तरह से खबर लगातार जारी है, अपोजिशन के नेताओं का भी अब पहुंचना शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के भी पहुंचने की खबरें वहां पर हैं। अभी समय चला छोटे से ब्रेक का, हम फौरन हाजिर होते हैं।